सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग जो है स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं बच्चों। दो टॉपिक्स आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बच्चों हम मैटर के बारे में बात करेंगे कि मैटर क्या होता है, और हमें कोई भी चीज़ अगर अवेलेबल है तो हमें कैसे चेक करना है कि वो मैटर है या नहीं है। उसके बाद बच्चों हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे कि मैटर किस किस स्टेट में पॉसिबल है, एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम एक टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब सॉलिड लिक्विड गैस आप सबने बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर डिफरेंस क्या होता है? उनके अंदर बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का डिफरेंस होता है। तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे, और कितने टाइप्स की होती हैं बच्चों ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो मूविंग टू आवर फर्स्ट स्लाइड। बच्चों मास जो है, आपने वेट वेट पढ़ा होगा फिजिक्स में। अब तक आपने W=mg पढ़ा होगा। तो इसके अंदर जो m होता है बच्चों वो मास होता है। ठीक है। अब हम बच्चों बात करते हैं मैटर की। मैटर जो होता है बच्चों, सिंपल सी डेफिनेशन है, आपने अब तक कई क्लासेस में पढ़ा होगा, ऑलमोस्ट 7 से शुरू हो गया होगा ये आना, कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो बच्चों मैटर को अगर हमें चेक करना है किसी भी चीज को कि अगर ये मैटर है कि नहीं है, तो हमें दो चीजें चेक करनी है बच्चों। क्या उसके अंदर मास है, क्या उसके अंदर स्पेस है। बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे, आपके पास एक पेन होगा। बच्चों इस पेन के अंदर जब आप इसको उठाएंगे तो कुछ वेट लगेगा, और जिस भी चीज के अंदर हमें वेट महसूस होता है बच्चों उसके अंदर मास होता है, क्योंकि वेट इज mg, और mg है तो फिर मास एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है। तो बच्चों पेन के अंदर मास है हमारे में। और बच्चों पेन जो है आपका, ऐसे अगर आप टेबल पे रखोगे तो वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा बच्चों, कुछ जगह तो घेरेगा। आप जिस जगह के ऊपर पेन रखा है उसके ऊपर दूसरी चीज तो नहीं रख सकते ना, इसका मतलब उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है बच्चों। तो इस पेन के अंदर स्पेस भी हो गया बच्चों। हमारी मास की और स्पेस की दोनों की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, इसका मतलब पेन जो है हमारा एक मैटर है। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों एक बात आएगी कि सर ठीक है समझ आ गया कि मैटर होता है, उसके अंदर मास होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, तो फिर हम किसी भी चीज को मैटर बोल सकते हैं। अब सर मैटर बना किस चीज का होता है? तो बच्चों मैटर बना होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे बच्चों उसके दो टाइप हो सकते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, देखिए आप ना मैटर को जब मैग्नीफाई करके दिखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। उसके अंदर कोई ऐसे ऐसे एंटिटीज बनी होंगी, उनके अंदर एक चीज एग्जिस्ट करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे, जिससे ये एक दूसरे को खिंचाव रखते हैं, एक दूसरे के बीच में बाउंड रखते हैं। तो बच्चों जो ये अंदर जो आपको दो बॉल्स दिख रही है ना, ये है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसके बच्चों दो टाइप हो सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स आप लोगों को पता ही है, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ ली होगी अब तक। पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों तो वो एटम होते हैं। एटम का जो भी अगर कोई हमारा कंपाउंड एटम से बना हुआ होता है तो उसके अंदर एटम जो है हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम ना भी जाए तो हमें सिंपल पता है कि हमारा डायमंड है, उसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, सिर्फ कार्बन होते हैं। कार्बन के अलग अलग एटम्स के जुड़ने से हमारा डायमंड बन जाता है बच्चों। ऐसे ही आपको एक चीज वाटर पता है कि H2O होता है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको दिख रहा है तीन एटम्स है। तीन एटम्स है सर। तो ये तीन एटम्स बच्चों जब एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं, बॉन्डेड हो जाते हैं, तो बच्चों हमारा मॉलिक्यूल बन जाता है। मॉलिक्यूल बच्चों अगर टू से ज्यादा एटम्स एक साथ बॉन्डेड है तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है। तो सर एक बात क्लियर हो जाती है कि हमारा मैटर जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हो सकता है, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो एटम्स होंगे या फिर वो मॉलिक्यूल्स होंगे। एटम्स के अंदर आप बच्चों डायमंड का एग्जांपल ले सकते हैं, उसके अंदर सारे के सारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कार्बन के एटम्स बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर जैसा होता है केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें पता है सर सारे के सारे ना कार्बन होते हैं, वो एटम्स जुड़ के डायमंड बना रहे हैं। ठीक है सर। और उसके बाद सर अगर हम पानी लें ग्लास में, तो अगर हम उस मैटर को कंसिडर करें तो पानी के अंदर सर क्या होता है, H2O के मॉलिक्यूल्स ना एक दूसरों से बाउंड होते हैं। वो एक दूसरे को बाउंड रखते हैं, किस चीज से बाउंड रखते हैं सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। क्या होता है सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आगे समझ में आएगा। सिंपली अभी के लिए समझ सकते हैं कि एक दूसरे को जो बाउंड रखते हैं वो किससे रखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया H2O। ठीक है। अभी तक बच्चों आप लोगों को समझ आया है नहीं आया है, एक बार मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, और अगर कुछ डाउट है इन दो बातों के अंदर कि सर मैटर क्या होता है, मैटर को चेक कैसे करते हैं, और फिर उससे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं सर दो तरीके के हो सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल। इन सब चीजों के अंदर अगर किसी को भी डाउट है कि सर एटम क्या होता है या फिर मॉलिक्यूल क्या होता है, या सर मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो आप एक बार चैट बॉक्स पे बता दीजिए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लिख दीजिए कि ये सर अब तक समझ आ गया।
ठीक है, ठीक है, सबने बच्चों ने रिस्पॉन्स दे दिया कि हाँ सर अब तक समझ आ गया है। ठीक है, तो बच्चों मैं आगे चलता हूँ। अब हम बात करेंगे कि मैटर सर कैसा कैसा हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों मैटर या तो सॉलिड हो सकता है, या फिर लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। कुछ बच्चों ने कहीं पे दो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े नहीं बच्चों, उनका मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, लिख भी नहीं रहा ताकि आपके नोट्स में वो ना आए। बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट और प्लाज्मा। बच्चों ये दो जो अलग स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन अगर कितना आ सकता है, सिर्फ इतना आ सकता है कि क्या प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर होती है, बस यस और नो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। इससे ज्यादा वो क्या होती है, उस स्टेट में कैसा होता है, ये हमसे नहीं पूछा जाता। तो बच्चों इसलिए वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ हमारे तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो आपने बचपन से सुनते आ रहे हो। बच्चों सबको पता है सॉलिड क्या होता है, इसकी सर शेप चेंज नहीं हो सकती। याशिका अगर आपको कुछ डाउट है, आपने हैंड रेस किया है, तो अभी इस एक दो स्लाइड के बाद मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगा, तब हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपने ना बचपन से देखा है कि सर सॉलिड जो होता है ना अपनी शेप चेंज नहीं करता अपने आप, हमें किसी तरीके से फोर्स लगा के उसकी शेप चेंज करनी पड़ेगी। फिर आपने लिक्विड देखा है बच्चों, कितने ही लिक्विड्स देखे होंगे आपने, वाटर देखा है, ऑयल देखा है, घर में इतने सारे लिक्विड्स होते हैं। तो बच्चों आपको ये पता है कि लिक्विड जो है सर जिस भी वेसल में डालोगे उसके अंदर उसकी शेप चेंज हो जाती है। फिर बच्चों गैस, गैस सबने बचपन से ही देखी होगी, एलपीजी का सिलेंडर होता है हमारे घर में। तो आपको पता है कि सर अगर गैस को ओपन रख दो किसी भी एटमॉस्फेयर में तो सब जगह फैल जाती है। तो एक बेसिक आइडिया तो बच्चों हमको है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं। अब बच्चों हमें ये समझना है कि इनके बीच में डिफरेंस किस चीज से होता है। तो बच्चों एक चीज होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फोर्सेस प्लूरल। तो बच्चों मैं ना एक सॉलिड बना रहा हूँ, मैग्नीफाइड। इसके अंदर क्या होगा बच्चे, मैंने ये जो एटम्स दिखाए ना इस डिस्टेंस पे से D1, ठीक है। फिर बच्चों मैं लिक्विड दिखा रहा हूँ, इसके अंदर जो है थोड़े से दूर D2। और उसके बाद बच्चों मैं गैस दिखा रहा हूँ, गैस के अंदर क्या होगा सर, बहुत दूर है, अलग अलग कोनों में। तो मैंने किसी एक का डिस्टेंस मान लिया बच्चों D3, ये एवरेज डिस्टेंस है। तो बच्चों ये हमारा सॉलिड है, और ये बच्चों लिक्विड है, और ये बच्चों गैस है। ठीक है जी। सर ये तो समझ आ गया कि इनका डिस्टेंस दूर होता है, लेकिन सर क्यों होता है बच्चों, हर पार्टिकल किसी भी मैटर के अंदर होता है ना, वो एक दूसरे को खींच रहा होता है, खींच रहा होता है यानी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बच्चे वो लोग ना अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहते हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो पोजीशंस जो है, जो मेंटेन्ड पोजीशंस है, वो चेंज नहीं होंगी। अगर वो फोर्सेस बच्चों कम है, मान लो T1 टाइम के ऊपर पार्टिकल्स एक जगह थे, तो अगर उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना बच्चों, तो उससे T2 टाइम के ऊपर भी वो वहीं रहेंगे जैसे कि सॉलिड में रहते हैं। बच्चों अगर उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि खिंचाव, और कुछ नहीं, हिंदी में समझ सकते हैं, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, दूर नहीं जाने दे रहे। तो बच्चों अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको हम कह रहे हैं, वो अगर थोड़ी सी वीक है, तो बच्चों T2 टाइम के ऊपर उसकी पोजीशन कुछ चेंज हो जाएगी। और बच्चों अगर वो बहुत ही वीक है तो T3 टाइम के ऊपर वो पोजीशंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगी, जैसा कि गैस में होता है। थोड़ी सी देर में पार्टिकल्स कमरे से एक पार्टिकल कमरे के एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंच जाता है। ठीक है, आप एक कोने में रख के गैस का सिलेंडर ओपन करते हैं, आप कमरे के दूसरे कोने में जाके गैस को स्मेल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें एक बात हल्की हल्की समझ आ गई है कि सर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको कोई फोर्सेस एक दूसरे की तरफ खींच रही होती है, बांधे रखती है, अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो उसको जाने नहीं देगी। अगर सर कोई हम दूसरा मैटर लेंगे यानी कि लिक्विड, तो सर उसके अंदर क्या होगा, थोड़ी सी कम होगा वो फोर्स, तो वो कम होगा तो वो थोड़ा सा दूर जा सकते हैं। और सर जैसे हम गैस पे जाएंगे ना, उनके अंदर तो बहुत वीक है, वो कितनी भी दूर जा सकते हैं, बहुत ज्यादा बाउंडेशंस नहीं होते। तो सर हमें एक चीज समझ में आ गई कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है ना, वो दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बाउंड रखती है। और सर वो ना सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर वेरी करती है। सॉलिड के अंदर सर सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड के अंदर उससे कम होती है, और गैसेस के अंदर उससे भी कम होती है। तो सर अगर मैं ऑर्डर लिखूं ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, मैं बच्चों मान के चल रहा हूँ ये आप ही बता रहे हो, आपको ये समझ आ गया, तो इसका जो ऑर्डर होगा बच्चों वो होगा सॉलिड, उसके बाद बच्चों लिक्विड, और उसके बाद गैस। ठीक है, सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसके बाद बच्चों लिक्विड में होती है, उसके बाद गैस में होती है। अब बच्चों अगर हम हमारी स्लाइड्स को देखें, स्लाइड्स पढ़ें कि सर स्लाइड्स में क्या लिखा है, तो बच्चों स्लाइड्स में लिखा है मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये बच्चों मैंने आपको बात समझा दी कि अगर मैटर का हमने जब चेक कर लिया कि उसके अंदर मास और स्पेस है और क्लियर हो गया कि हाँ जी ये तो ना मैटर है, तो फिर उसके बाद हम कहेंगे कि इनको ना हमें कैटेगराइज करना है। तो हम कैटेगराइजेशन किस किस चीज में करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
ये भी आपको समझ आ गया कि वो कैटेगराइजेशन किस चीज के बेस पे है, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस के ऊपर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट लाइन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन देम वेरीज व्हिच गिव्स राइज टू इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, आपको मैं एक ग्लास दिखाता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों, इस ग्लास के अंदर आप बाहर से देख सकते हैं स्टील का है, और आपको पता है बच्चों स्टील की ना अपने आप शेप चेंज नहीं होगी। तो शेप चेंज का जो फैक्टर होता है उसको फ्लूइडिटी कहते हैं बच्चों। अगर इसके अंदर फ्लूइडिटी नहीं है तो फ्लूइडिटी इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और ये किस चीज से डिफाइन हो रही है बच्चों? इसकी स्टेट ऑफ मैटर से। सॉलिड है तो इसकी फ्लूइडिटी का हमें पता चल जाएगा कि सर नहीं होगी। इसके अंदर बच्चों पानी है, वो पानी जो इसके अंदर है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, ये हमें पता है। तो सर वो किस चीज से पता चल रहा है कि पानी शेप चेंज कर लेगा? क्योंकि सर वो लिक्विड है। तो बच्चों ये जो फ्लूइडिटी है ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ऐसे बच्चों और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि लस्टर। ये जो होता है स्टील जो होता है, लस्टर का मतलब चमकना होता है, चमकता है लस्टर। ठीक है, लस्टर जो है वो चमकने को बोलते हैं। तो अगर स्टील जो है चमक रहा है तो बच्चों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये किस में होता है? सॉलिड्स में होता है सर। सॉलिड्स के अंदर भी मेटल्स में होता है। तो बच्चों ये वाली जो चीज है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकली फील कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज होती है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसी ग्लास का अगर एग्जाम्पल लें, ये बाहर से बच्चों स्टील का है ग्लास, ठीक है। तो स्टील जो है इसके चारों तरफ क्या है बच्चों? इसके चारों तरफ इसके एयर है। तो सर क्या स्टील के साथ एयर का रिएक्शन होगा? अगर होगा तो सर क्या बनेगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ये भी इसकी रिएक्टिविटी को दर्शाता है। रिएक्टिविटी सर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों क्या हुई? रिएक्टिविटी। ऐसे बच्चों इसके अंदर जो पानी है, वो पानी के चारों तरफ ये स्टील का ग्लास है, तो क्या ये जो पानी है ये स्टील से रिएक्ट करेगा? अगर बच्चों करेगा तो फिर क्या प्रोडक्ट बनाएगा, और अगर नहीं करेगा तो हमें पता चल गया कि इसकी रिएक्टिविटी नहीं है। तो रिएक्टिविटी बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी है। ऐसे ही बच्चों हर मैटर के अंदर ना अपनी कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। लगभग हर मैटर की थोड़ी थोड़ी अलग होंगी, कुछ मैटर्स की सेम भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम ये समझ आ गया कि सर कोई गिवन मैटर है ना, तो उसके अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जो दुनिया के बाकी के सारे जितने भी मैटर है उनसे थोड़ी बहुत अलग भी हो सकती है, और हो सकता है किसी एक मैटर से या दो मैटर से सेम भी हो रही है। तो बच्चों ये बात हो गई हमारी क्लियर कि हर मैटर के अंदर अपनी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या क्या होती हैं वो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे जब हम अलग अलग चैप्टर्स में आएंगे। लेकिन ये है कि हाँ सर प्रॉपर्टीज होती है, हर मैटर की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो उसको दूसरों से डिफरेंशिएट करती हैं। तो बच्चों ये हमारी सेकंड लाइन होगी। फर्स्ट लाइन आपको समझ आ गई, सेकंड लाइन समझ में आ गई। उसके बाद थर्ड लाइन में हमने लिख रखा है gases have the least force of interaction while solids have the highest force of interaction। तो ये बात ना बच्चों हमने पढ़ ली है, लेकिन आप कहेंगे सर आप तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल रहे थे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है? तो बच्चों ये मैंने आपको बताया कि गैसेज की सबसे कम होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसके बाद उससे ज्यादा होती है लिक्विड की, और उससे ज्यादा होती है सॉलिड की। तो आप कह रहे सर फिर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है? बच्चों आपको अपनी कॉपी के अंदर ना तीन नाम नोट करने हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर, ये सबको बच्चों नोट करने हैं, क्योंकि ना ये जो तीन नाम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। बच्चों ये तीन जो नाम है ये आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर ना सामने, जैसे मैं ही बोलूंगा और आप कहीं पे पढ़ेंगे भी, सब जगह आते जाएंगे। और ये सब ना बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज है। ये उस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो दो पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ बाउंड रखती है, एक दूसरे की तरफ खींचती रहती है। ये उसी के नाम है। ये अलग अलग नाम है और हम इनको बिना डिफरेंस के यूज कर सकते हैं। जो दिमाग में याद आता है इस फोर्स से वो बोल सकते हैं तीनों में से। ये आपको लिख लेने ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। आपके अंदर कभी शीट्स में आएगा या आप लेक्चर में सुन रहे हैं, अभी इस पूरी क्लास में सुनेंगे तो आप ऐसे कंफ्यूज ना होंगे सर ये क्या चीज है। ये तीनों सेम ही चीज है, और वो सेम चीज क्या है? वो फोर्स जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ खींचे रखती है। ठीक है बच्चों, तो ये ऊपर वाली स्लाइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है? ऊपर से अगर हम देखें, हमने मास की और स्पेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैटर को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है।
हमने ये देख लिया सर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ना एटम्स या मॉलिक्यूल के बने हो सकते हैं, और सर हर मैटर के अंदर ना अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद बच्चों हमने ये देख लिया कि स्टेट्स ऑफ मैटर ना तीन तरीके के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सर उनका डिफरेंशिएशन किस हिसाब से होता है? तो बच्चों उनका डिफरेंशिएशन जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ के हिसाब से होता है। उसके बाद सर हमने पढ़ लिया कि इनकी ना थोड़ी थोड़ी जो ऑर्डर है वो हमने चेक कर लिया है कि सर सॉलिड्स की सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है, और गैसेस की सबसे कम होती है। एग्जैक्टली कितनी होती है वो कैलकुलेशन हमारा पार्ट नहीं है, हमें सिर्फ ऑर्डर पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब तक बच्चों ये जितनी भी स्लाइड्स हुई है और हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के तीन नाम भी देख लिए। अब तक बच्चों अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो एक बार आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। अब तक अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, जितनी भी चार पांच चीजें हमने अब तक समझी। ओके, अगर किसी को डाउट नहीं है बच्चों तो भी आप एक बार चैट बॉक्स पे लिख दीजिए कि ये सर समझ आ गया है, फिर ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके ठीक है, एक तो बच्चों ने कहा कि सर समझ आ गया। सर लिपिड्स के बारे में बायोलॉजी में तो कुछ आता होगा ना? या शिका, मेरे को लिपिड्स का आइडिया नहीं है, एक्चुअली मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं है कि लिपिड्स क्या होते हैं। मैंने 10th तक बायोलॉजी पढ़ी थी, उसके बाद से मुझे कभी बायोलॉजी का प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में बच्चे आपको ज्यादा नहीं देखना है। प्लाज्मा एक्चुअली पता है सन में होता है, मैं आपको बताऊंगा तो बिना बात के आपके दिमाग में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर किसी सब्सटेंस को, मैटर को ले जाते हैं तो बच्चों उसकी स्टेट प्लाज्मा हो जाती है। सन के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है, बस इतना सुन लो, इससे ज्यादा आपको कभी नहीं कभी कोई नहीं पूछने वाला है, और बायोलॉजी में भी कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम नहीं जाते हैं, बिना बात के हमें सिलेबस नहीं बनाना है बच्चों। ये चैप्टर पहले ही आपके बोर्ड पे सिलेबस से हट चुका है, तो हमें, यस सर जेई में भी नहीं आता। हाँ बच्चे कभी नहीं आता, मैंने भी दिया था हमारे टाइम पे जेई, मैंने सिलेबस पढ़ा था, और ना ही मैंने 2 बार जेई दिया, किसी बार भी एग्जाम में आया, कभी नहीं आता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैक्स टू मैक्स इतना पूछ सकते हैं बच्चों की ये जो स्टेट ऑफ मैटर्स है ये 3 है कि 5 है, तो अगर आपके सामने ना 5 का ऑप्शन नहीं है तो आप 3 पे टिक कर देंगे, और अगर 3 और 5 दोनों है तो आप 5 पे टिक कर देंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि भाई प्लाज्मा जो है स्टेट ऑफ मैटर होता है, तो आप यस कह देंगे। अगर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पूछेंगे तो आप यस कह देंगे। बस इतना पता होना चाहिए कि हमने कभी कभी नाम सुन रखा है, इससे ज्यादा कोई नहीं आपसे डिटेल में पूछने वाला कि क्या होता है। ठीक है, इवन पीएचडी में जाके ये चीजें आती है। आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो भी ये सिलेबस में नहीं है कहीं पे कि आपको ग्रेजुएशन में कहीं मिल जाएगा प्लाज्मा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो हमें ज्यादा सिलेबस नहीं खींचना है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक मैं मान के चल रहा हूँ हमें चीजें समझ में आई हैं, और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। हम जो है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के बच्चों टाइप पढ़ेंगे। बच्चों 5 तरह की इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं। वो टाइप पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। आयन, डाइपोल, ये लोग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। आप पहले आयन और डाइपोल समझ लेंगे, उसके बाद पहली 3-4 फोर्स तो आपको सीधी सीधी समझ आ जाएंगे। उसके बाद फिर एक नई चीज बताऊंगा मैं आपको, इंड्यूस्ड डाइपोल। उसके बाद हमें एक और फोर्स समझ आएगी। पहली 3 फोर्सेज हमें आयन और डाइपोल से समझ आ जाएगी। अगर हमें ये क्लियर हो गया ना कि डाइपोल क्या होता है तो हमें, और आयन क्या होता है तो हमें पहले 3 फोर्सेज समझ आ जाएंगी। उसके बाद अगर हम पढ़ लेंगे इंड्यूस डाइपोल क्या होता है तो हमें चौथी फोर्स समझ आ जाएगी। फिर पांचवी चीज मैं आपको एक मोमेंट्री डाइपोल बताऊंगा कि मोमेंट्री डाइपोल क्या होता है। उसके बाद बच्चों पांचवी फोर्स हो जाएगी और आज की हमारी क्लास खत्म। तो सबसे पहले जो है मैं आपको आयंस के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो 5 नाम है, सबसे पहले ना एक बात और लिखाना चाहता हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। 5 फोर्सेस के मैं पहले नाम लिख देता हूँ, और यहाँ पे ना आपको इस स्लाइड के अंदर एक चीज दिख रही है, वंडर वॉल फोर्सेस। बच्चों वंडर वॉल फोर्सेस कोई टेक्निकलिटी नहीं है। एक्चुअली ये 5 के अंदर से ना 3 एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, उन साइंटिस्ट का नाम था वेंडर वॉल्स, तो इन 3 को ना वेंडर वॉल फोर्स कहते हैं। बाकी की 2 किसी और ने डिस्कवर करी थी तो उन्हें नॉन वेंडर वॉल फोर्सेस कह देते हैं। तो बच्चों मैं ना आपको नाम लिख रहा हूँ, आपको कॉपी में लिख लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा कि इनमें से कौन सी फोर्स वेंडरवॉल फोर्स है या नहीं है। नॉन वेंडरवॉल फोर्स पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। बच्चों पहली जो फोर्स है, मैं आपको पहले 3 बता देता हूँ, वेंडरवॉल फोर्सेस, उसके बाद बता देंगे नॉन वेंडरवॉल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सर ये क्या होते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन? ये बच्चों आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना देखना है, ये आपके पास जो 5 नाम है इनके अंदर से कौन सा वेंडरवॉल फोर्स होता है और कौन सा नहीं होता है। बच्चों फर्स्ट जो है ये फर्स्ट वेंडरवॉल फोर्स हो गया। इसके बाद डाइपोल, और बच्चों इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन।
ये हो गया बच्चों सेकंड। उसके बाद जो थर्ड है बच्चों वो है लंदन फोर्सेस। जब मैं लंदन फोर्सेस बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इसको ना लंदन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, लेकिन उसने ना सिर्फ पत्थर डिस्कवरी करी थी, स्टार्टिंग में इनके बारे में वेंडरवॉल ने ही बता दिया था। तो जो वेंडरवॉल फोर्सेस है वो ये तीन होती है बच्चों, वेंडरवॉल्स फोर्सेस। ठीक है। उसके बाद बच्चों दो और फोर्स है हमारे, ठीक है, वो है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, और जो पांचवा है वो है हमारा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ये भी बच्चों ये दो जो है ये नॉन वेंडरवॉल फोर्सेस है। अच्छा एक बार चैट बॉक्स में बता दो बच्चों की क्या आपको ये समझ आ गया कि किस फोर्स को वेंडरवॉल कहते हैं और क्यों कहते हैं, वो फोर्स क्या होती है ये मैंने अभी नहीं बताया है। ये एक बार चैट बॉक्स में बता दो कि क्यों कहते हैं और किन किन को कहते हैं, ये आपको समझ आ गया और आपने लिख लिया कि नहीं। और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि लिखनी है वो आपको लिखनी है, आप अपनी मर्जी से भी जितने नोट्स लिखे वो अलग बात है, लेकिन जो चीज मैं आपको लिखने के लिए बता रहा हूँ वो आपको अलग से नोटबुक में लिखनी है, उनसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है। अगर हमें वो चीज याद होगी ना पेपर से पहले जस्ट वो भी रिवाइज करके जाएंगे, हो सकता है वो एक क्वेश्चन आ जाए हमारे 3-4 नंबर सीधे सीधे हो जाएंगे। ठीक है। हरदीप रंगा कह रहे रिपीट कर दीजिए सर। बच्चे देखो यहाँ पे ना आपको एक नाम दिख रहा है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, मेरे हिसाब से लगभग सब बच्चों को आ गया है। जिन जिनको डाउट है उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। वैंडरवॉल फोर्सेस जो होती हैं वो एक साइंटिस्ट थे वैंडरवॉल नाम के, उन्होंने हमारे पास 5 तरह की इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं, उनके अंदर से 3 की डिस्कवरी की थी बच्चों। उन 3 को वैंडरवॉल फोर्सेस कहा जाने लगा, और जो बाकी की 2 बची उनको नॉन वैंडरवॉल फोर्स कहते हैं। बस इतना, वो फोर्सेस क्या क्या होती हैं हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो जिन्होंने कहा था कि सर रिपीट कर दीजिए वो बता दीजिए कि उन्हें क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, ओके, हरदीप को समझ आ गया। ठीक है बच्चे, तो अब हम आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे कि आयन क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सबसे लास्ट में बताऊंगा, वैसे आपने ना केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया होगा। ये कोई कोर्स अलग नहीं है, 5 में ही आ जाती है, ठीक है, अलग कोर्स नहीं। बच्चों मैं बात करना चाहता हूँ आयन के बारे में होगी। इसके लिए बच्चों मैं एक एग्जाम्पल लूंगा क्लोरीन का। बच्चों क्लोरीन एटम होता है, ठीक है, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। तो बच्चों हर एटम के अंदर ना कुछ शेल्स होते हैं, ये भी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि सर के, एल, एम एंड सो ऑन ऐसे करके सर शेल आते जाते हैं, पिछला शेल भरता जाता है फिर नया शुरू हो जाता है। तो बच्चों हर एटम के अंदर एक आउटर शेल होता है, उस आउटर शेल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि क्लोरीन जो हमारा उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बच्चों एक चीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। इस प्यार की वजह से कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इन ए बॉन्ड, अट्रैक्ट इन ए बॉन्ड। एक बॉन्ड के अंदर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है उन 2 एटम्स के बीच में जिनके बीच में बॉन्ड है, तो बच्चों वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास इक्वली शेयर्ड होंगे। लेकिन अगर कोई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है ना वो अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से सर या तो ना पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट सॉरी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बॉन्ड में अट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर सर पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, पूरा पूरा एब्जॉर्ब। अगर स्पेस में उस एटम को कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना सर तो उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि सर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बच्चों क्लोरीन जो होता है ना अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक, मतलब अगर आप हेलोजन ग्रुप में देखोगे तो क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन बाकी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम्स के अंदर से होता है। तो सर अगर ऐसा है तो क्लोरीन के आसपास अगर कोई एटम आया तो उसको तो सर ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ जी बच्चों, ये ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बच्चों अगर किसी भी स्पीसीज के पास, मैं एटम नहीं बोल रहा, कोई मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है, इफ इलेक्ट्रॉन कम तो बच्चों उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज या तो बच्चों कंप्लीट आ सकता है, जो कि कब होगा, तब सर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा, या बच्चों पार्शियल आ सकता है। ठीक है, पार्शियल के अंदर बच्चों हम ना डेल लिखते हैं,
डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों जो नेगेटिव चार्ज है या तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा या फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कब आ जाएगा सर? जब इलेक्ट्रॉन उसके पास आएगा, इधर कंप्लीटली एब्जॉर्ब या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और सर अगर ना इलेक्ट्रॉन गोज अवे तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, इन्हीं को जोड़ जोड़ के ना हम सारी चीज समझ लें कि सर अगर इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज कंप्लीट होगा अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया, अगर उसकी तरफ बॉन्ड में अट्रैक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन तो सर उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सर ऐसे ही ना पार्शियल पॉजिटिव और कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। वो कब आता है जी? वो तब आता है जब इलेक्ट्रॉन दूर जाता है। अगर कंप्लीटली एटम से बाहर चला गया इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चला गया तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है सर, तो आयन हमें समझ आ गया है। ठीक है, अब बच्चों अगर आपको आयन समझ आ गया है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आयन दो तरीके का हो सकता है, कटायन और अनायन। और अब जल्दी से आप लोग अपने चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि Cl नेगेटिव जो है वो कटायन है कि अनायन है। आप मुझे ये बता दीजिए ये क्या है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि कटायन अनायन क्या होते हैं, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, एक बार मेरे को पता चल जाए कि ओके ठीक है, कुछ बच्चों ने अनायन का है, कुछ ने कटायन का है। ठीक है, तो इसका मतलब आधे बच्चों को आइडिया है और आधों को नहीं है। बच्चों कटायन के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है और अनायन के ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है। और बच्चों एक बात और बता दूं, आयन जब बनेगा तब कंप्लीट चार्ज आ रहा होगा, पार्शियल चार्ज की वजह से आयन नहीं बनता है, पोल बनते हैं। ठीक है, पोल बनता है पार्शियल चार्ज से। ठीक है, ये बात बता दी। तो सर एक बात समझ आ गई है कि आयन के अंदर ना कंप्लीट चार्ज होगा। अगर वो कंप्लीट चार्ज अगर सर पॉजिटिव हुआ तो फिर सर वो कटायन कहलाएगा, और अगर वो कंप्लीट चार्ज नेगेटिव हुआ तो वो अनायन कहलाएगा। अब बच्चों क्लोरीन के ऊपर क्योंकि देखो मैंने क्लियरली लिख रखा है कि नेगेटिव चार्ज है तो बच्चों वो अनायन है। अब मेरे को बताइए जिन बच्चों को ये कटायन लग रहा था वो अब समझ पा रहे हैं कि अनायन क्यों है? एक बार मुझे बता दीजिए बच्चों, यस यस करके बता दीजिए जिनको ये डाउट आया था। ठीक है बच्चों, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को आयन समझ में आ गया है, आयन के ऊपर कंप्लीट चार्ज होता है ये समझ आ गया है। अगर पार्शियल चार्ज होता है तो सर वो पोल बन जाएगा। सर अगर इलेक्ट्रॉन पास आता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, सर अगर इलेक्ट्रॉन दूर जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। सर आयन दो तरीके का हो सकता है, कटायन और अनायन। कटायन के ऊपर सर पॉजिटिव चार्ज होगा, अनायन के ऊपर सर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है सर, पूरा का पूरा आयन हमें अच्छे से समझ आ गया। अब बच्चों को इतना समझ में आया ना आपको, तो मैं आपको डाइपोल एक चीज बताना चाहता हूँ। डाइपोल के अंदर हम एक एग्जांपल लेंगे HCl के मॉलिक्यूल का। HCl बड़ा सा मोल बना दिया, इसके चारों तरफ एक रेक्टेंगल बना दिया। सर ऐसा नहीं होता मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं होता सर, मॉलिक्यूल तो कुछ ऐसा होता है। ये H का मॉलिक्यूल और Cl, हाँ बच्चों ऐसा ही होता है। मैंने सिर्फ ये एक रेक्टेंगल बना रखा है थोड़ा सा आपको समझने की क्लैरिटी आने के लिए। इसके अंदर बच्चों देखो, मैं एक्चुअली इस रेक्टेंगल से ना एक मैग्नेट डिनेट करता हूँ। मैग्नेट के अंदर क्या होता है, दो पोल्स होते हैं, पोल्स। इसके अंदर बच्चों मैं आपको दो पोल दिखाऊंगा। जैसे मैग्नेट के अंदर तो बच्चों नॉर्थ एंड साउथ होते हैं, यहाँ पे चार्ज के पोल्स बनेंगे। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन और एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रॉन एनी एटम और एनी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बच्चों जो Cl होता है ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा होती है। इसका मतलब सर इनके बीच में जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर सर दो ऐसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो एक दूसरे के इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। लेकिन सर जब बॉन्ड बना होगा ना तब तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। लेकिन सर क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना क्लोरीन की, तो सर ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा इस तरफ खींच लेगा और सर उसके बाद ना ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखेगा HCl, और ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोरीन की तरफ आ जाएंगे सर। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों को अगर समझ आ गया तो सर अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं तो उसके ऊपर सर एक चार्ज आएगा। और सर ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट आए हैं कि पार्शियली आए हैं? पार्शियली आए हैं। कंप्लीट आते हैं तो आयन बन जाता है, बॉन्ड टूट ही जाता है। तो इसके पास पार्शियली आए हैं सर, जिसके पास अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसके ऊपर सर पार्शियल चार्ज तो आ गया, कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा बच्चों। ठीक है, और बच्चों जिससे इलेक्ट्रॉन दूर गए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब बच्चों एक मैग्नेट की तरह दिख रहा है कि नहीं, नॉर्थ एंड साउथ।
ये क्या बन गए, ये बच्चों दो पोल्स है, दो पोल्स, दो पोल से बच्चों डाइपोल नाम बन गया। डाइपोल बच्चों जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव का पेयर मिलेगा, वो मॉलिक्यूल आपका डाइपोल होगा। डाइपोल को बच्चों पोलर भी बोल सकते हैं। पोलर का मतलब जिसके अंदर पोल एग्जिस्ट करता हूं। तो बच्चों ये हो गया डाइपोल, एक पोलर मॉलिक्यूल। तो क्या आपको बच्चों समझ में आया डाइपोल क्या होता है, डाइपोल क्यों बनता है? क्योंकि सर कोई एक ना एटम एक बॉन्ड के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, तो सर उसके ऊपर ना पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सर अगर जिससे इलेक्ट्रॉन दूर गए अब उस एटम के ऊपर भी कुछ चार्ज आएगा, जिससे दूर जाते हैं सर उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो सर वो डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सर डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव अगर दोनों का पेयर एग्जिस्ट करेगा तो फिर ये तो सर दो पोल बन गए मैग्नेट जैसे। हाँ बच्चों पोल बन गए, तो अगर पोल बन गए तो दो पोल से हमने क्या लिख दिया, डाइपोल। तो इसका सर नाम हो गया डाइपोल। डाइपोल सर पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि जिसके अंदर भी पोल एग्जिस्ट करेंगे वो डाइपोल बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों डाइपोल बताओ, डाइपोल समझ में आया है कि कोई एटम क्यों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच लेता है? ओके ठीक है बच्चों, मैं एक बार दोबारा बताता हूं अगर क्लियर नहीं हुआ है कि डाइपोल क्या होता है और क्यों बनता है। देखो बच्चों, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया HCl का, ठीक है, इसके अंदर बच्चों जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है H से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता है कि ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन या तो अट्रैक्ट होते हैं या कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बच्चों मैंने कहा कि Cl की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा है। तो बच्चों अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये बच्चों इस मॉलिक्यूल के अंदर ना ऐसे दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में होते हैं, हर बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों पहले जब स्टार्टिंग में जस्ट ये बॉन्ड बना होगा ना तभी इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। उसके बाद क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो जस्ट थोड़े से टाइम के बाद क्लोरीन ना इस वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा। तो सर बॉन्ड के अंदर, जब बॉन्ड के अंदर आप देखोगे तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है सर बॉन्ड के, वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा नजदीक होंगे और हाइड्रोजन से सर थोड़े से दूर होंगे। सर जिस भी चीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन आते हैं या तो उसके नजदीक आते हैं या एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो सर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और सर अगर उसके पास अट्रैक्ट हुए हैं, उसके पास आए हैं, कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हुए, तो सर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। और अगर सर पूरे एब्जॉर्ब हो जाते तो फिर वो अनायन बन जाता, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता। तो यहाँ पे बच्चों मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी के लिए आपको ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्लोरीन की तरफ थोड़े से शिफ्ट हो गए, और क्योंकि वो उसकी तरफ शिफ्ट हो गए तो उसके ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हमें समझ में आ गया कि HCl के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया। और बच्चों H से भी तो इलेक्ट्रॉन दूर गए, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब इसके ऊपर ये दो तरीके के चार्जेस डेवलप हो गए तो बच्चों ये ना दो चार्जेस जो है ये दो पोल्स बन गए। पोल अर्थ के अंदर भी होता है ना बच्चों, अर्थ भी एक मैग्नेट है, आप 12th में पढ़ोगे ऐसे करके, अर्थ एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ होता है, जिसके अंदर भी दो कंप्लीटली अपोजिट साइड होते हैं। नॉर्थ और साउथ बच्चों अपोजिट चीज है ना, नॉर्थ और साउथ अपोजिट है, तो वो पोल्स कहलाते हैं। ऐसे ही ये भी एक मैग्नेट की तरह नॉर्थ और साउथ बन गया है बच्चों। ये ना दो पोल्स हैं इस मॉलिक्यूल के। पोल्स कितने पोल्स बच्चों, दो। तो दो होने की वजह से इसका नाम हो गया है डाइपोल। समझ में आ गया बच्चों? अब बताओ किसी को अभी भी डाउट है कि डाइपोल कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से बनता है। किसकी तरफ शिफ्टिंग होगी? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और क्योंकि अब शिफ्टिंग हो गई तो चार्जेस आ जाएंगे, और चार्जेस आने की वजह से पोल्स बन गए। कितने बन गए सर? दो बन गए। तो अगर दो बन गए तो नाम हो गया डाइपोल। अब बताइए, जिन्होंने कहा था रिपीट कर दीजिए सर, उन्हें समझ में आया है? ठीक है, अभी सबको समझ आ गया। और ये भी मैंने बता दिया था कि डाइपोल एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर शब्द का मतलब है जिसके अंदर विच हैव पोल्स। तो डाइपोल हैव पोल्स, सीधी बात है, तभी तो दो पोल्स लिख के हमने नाम लिखा है इसका डाइपोल। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल भी हो गया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब आपको ना एक बात समझ में आ गई है कि सर आयन क्या होता है। थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। अब बच्चों एक और चीज छोटी सी मेरे को आपको बतानी है कि चार्जेस जो होते हैं, आप ना 12th में एक चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर आप पढ़ोगे बच्चों कि अपोजिट चार्जेस। वैसे आपने पहले भी सुना होगा 10th में, जो आपने ये पढ़ा होगा कि सर हम कॉम को ना जब हेयर के अंदर रब करके और छोटे छोटे पेपर के पार्टिकल्स उसके पास रखते हैं तो सर वो उनको अट्रैक्ट कर लेता है,
और सर हमने ना थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, और 10th के अंदर कुछ ऐसा कह रहे थे कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए ये दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों ये आपने थोड़ा सा सुना है कि अपोजिट चार्ज इज अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस, लाइक का मतलब बच्चों सेम, सेम चार्जेस रिपेल, रिपेल का बच्चों मतलब है पुश। ठीक है, तो ये आपको एक ये बात क्लियर होनी चाहिए। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि प्लस एंड माइनस अट्रैक्ट बच्चों, एंड माइनस रिपेल, प्लस एंड प्लस रिपेल। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। ये बच्चों आपको तीन बातें याद रखनी है, इसके बाद आपकी दो तीन कोर्सेज तो सीधी सीधी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया ना कि चार्जेस रिपेल करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं। कौन से अट्रैक्ट करते हैं? अपोजिट। कौन से रिपेल करते हैं? सेम। ठीक है, ये समझ आ गया तो बताइए बच्चों, फिर हम पहली फोर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो हमारी पहली फोर्स है ना, उसका नाम है डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये वाली स्लाइड के अंदर ये पहला नाम जो आपको दिख रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके लिख लेते हैं, फिर आपको स्लाइड दिखा देंगे क्या लिख रखा है स्लाइड। तो बच्चों मैंने ना डाइपोल के अंदर HCl लिख लिया, डाइपोल का एग्जांपल ले लिया बच्चों मैंने HCl। बच्चों मैंने अभी समझाया कि जब डाइपोल होगा कोई भी मॉलिक्यूल, तो उसके अंदर डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे। अब बच्चों मैंने ना एक ग्लास ले रखा है जिसके अंदर बहुत सारा HCl है, तो उस बहुत सारे HCl के अंदर HCl के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनके अंदर से एक तो ये मैंने फर्स्ट उठा लिया, तो मैंने इसको कह दिया फर्स्ट डाइपोल बच्चों। फिर बच्चों मैंने एक सेकंड उठाया HCl का मॉलिक्यूल, ये H और ये Cl, तो सर इसके अंदर भी तो चार्जेस होंगे ना? पक्का होंगे बच्चों, क्योंकि ये भी एक डाइपोल है। बच्चों ये मेरा सेकंड डाइपोल हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो सर अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सर ये दोनों मॉलिक्यूल तो ना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ऐसे अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये बच्चों अट्रैक्ट जब हो रहे हैं, तो यही एक हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो इन दोनों को बाउंड रखेगी। ये इन दोनों को इस ग्लास में रखेगी, ग्लास से ये दोनों मॉलिक्यूल उड़ के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि लिक्विड में होता है HCl। तो बच्चों ये जो चीज है ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो सर ये समझ में आ गया कि ये कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। सर इसका नाम क्या होता है? तो बच्चों जिन लोगों के बीच में फोर्स लग रही होती है ना, उनका हम नाम लिखेंगे। तो पहला क्या है सर? डाइपोल है वो, नाम मतलब उस मॉलिक्यूल का नाम ही, उसकी कैटेगरी, वो आयन है कि डाइपोल। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि सर पहला डाइपोल है, और सर दूसरा क्या है? वो भी डाइपोल है बच्चों। तो ये बच्चों मैंने नाम लिखा डाइपोल डाइपोल, इसके आगे मैंने लिख दिया इंटरेक्शन। और बच्चों ये हमारी पहली फोर्स हो गई है। पहली फोर्स के अंदर हमने बच्चों क्या पढ़ा? दो डाइपोल्स देखे सर, उन दो डाइपोल्स के ऊपर ना चार्जेस बने हुए होंगे, तो जो अपोजिट चार्जेस वाली साइड है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी सर। वो अट्रैक्शन का नाम क्या होगा सर? वो नाम लिखने के लिए बच्चों आपको ना दोनों का टाइप लिखना है, डाइपोल डाइपोल, उसके आगे इंटरेक्शन लिख दो, आपकी फोर्स कंप्लीट। समझ में आया बच्चों डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसे होता है? ठीक है, तो बच्चों हमारी फर्स्ट फोर्स हो गई है। आगे जब ना हम बार बार पूरा पूरा ना डी डी लिख लेंगे, इसके लिए डाइपोल डाइपोल नहीं लिखेंगे सर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इतना सा लिख दिया, ताकि लिखने की मेहनत सर बच जाए। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी फर्स्ट फोर्स हो गई है। मैं जल्दी से आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ स्लाइड में क्या लिखा है। बच्चों स्लाइड में लिखा है पोलर मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पोलर मॉलिक्यूल कौन है सर? डाइपोल्स। बताया था कोई भी डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो कोई भी जो दो डाइपोल्स होंगे उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रही होगी। क्यों होती है? क्योंकि दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स। डाइपोल मोमेंट्स बच्चों कुछ भी नहीं है, एक टर्म आती है 12th में आती है। आपको इतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट से मतलब नहीं है, जो डाइपोल होगा उसके अंदर डाइपोल मोमेंट भी होगा। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। हमें सिर्फ इतना समझ में आ जाता है कि अगर दो डाइपोल होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। वो अट्रैक्ट करने का रीजन होता है डाइपोल मोमेंट्स। डाइपोल मोमेंट किस चीज की वजह से आता है? दो अपोजिट चार्जेस की वजह से, डेल प्लस और डेल माइनस, उनको जैसे डाइपोल मोमेंट आता है। हमें तो सीधे सीधे बेसिक पता है कि सर डेल प्लस और डेल माइनस होगा ना, तो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट होगा, और डाइपोल मोमेंट होगा तो इंटरेक्शन होगा। या फिर आप बीच वाला स्टेप सीधा हटा दो, सर प्लस माइनस होंगे
पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, तो डाइपोल बन जाएगा। सिंपल, बीच वाली हमने लाइन काट दी कि सर उस वजह से डाइपोल मोमेंट आएगा। ठीक है सर, प्लस माइनस होंगे तो डाइपोल बन जाएगा। दो डाइपोल सर जब पास आएंगे तो उसके अंदर क्या होगा सर, दोनों के अंदर एक एक प्लस माइनस होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड जब हम देखेंगे तो उसके अंदर लिख रखा है फॉर एग्जांपल HCl। मैंने HCl के एग्जांपल से बच्चों समझाया है, हमारे स्लाइड्स में जो लिखा है वही मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। तो स्लाइड्स आपके लिए सिर्फ इतने लिए हैं कि अगर आपको थोड़ी सी बाद में रिवीजन की जरूरत पड़ती है या कोई बच्चा अपने नोट्स क्लियरली नहीं बना पाया तो उसके लिए आपको स्लाइड्स दे दी जाती है। स्लाइड्स में जो लिख रखा है वो मैं आपको पहले ही समझा दिया बच्चे, ये स्लाइड में मैं आपको पूरी एक्सप्लेन कर रखा हूँ, इसके अंदर वही बात बोल रखी है जो मैंने आपको समझाई है। तो बच्चों आगे चलते हैं आयन और डाइपोल इंटरेक्शन पे। ठीक है बच्चों, मैं एक आयन ले रहा हूँ Cl माइनस। एक्चुअली मैंने क्या किया है बच्चों, एक गिलास के अंदर ना NaCl, NaCl क्या होता है बच्चों, सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट जो हम घर में किचन में यूज करते हैं। मैंने एक ग्लास के अंदर बच्चों NaCl प्लस H2O लिया है, यानी कि पानी के अंदर नमक मिक्स कर दिया है। ठीक है बच्चों, उसके अंदर जब आप मैग्नीफाई करके देखोगे ना तो ऐसे एक Cl माइनस मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, उस सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, आयन होगा बच्चों, NaCl मॉलिक्यूल होगा, वो टूट के Na प्लस और Cl माइनस के अंदर ब्रेक हो जाएगा, तो उसके अंदर बच्चों हमें Cl माइनस आयन दिखेगा। ठीक है जी सर, H2 के बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है बच्चों। H2 के अंदर जो ऑक्सीजन होता है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो बच्चों क्या होगा ना, इस वाले बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे, ये बच्चे थोड़ी सी ना इधर शिफ्ट हो, और सर इस वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये भी तो शिफ्ट हो रहे होंगे। हाँ बच्चों हो रहे होंगे, शिफ्ट होने की वजह से बच्चों क्या हो जाएगा, ये O है ये H है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ होंगे, थोड़े इसकी तरफ ज्यादा। तो सर इसकी तरफ ज्यादा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ बच्चों आ जाएगा। तो सर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ बच्चों आ जाएगा। सर इस पे भी आ जाएगा। अब बच्चों देखो, ये वाला जो डेल नेगेटिव है और ये डेल पॉजिटिव है, इनने क्या बना दिया, एक पोल, दो पोल्स बन गए। तो ये एक कॉम्बिनेशन है एक डाइपोल का, दो पोल से एक डाइपोल बन गया। और सर इधर वाले में भी बन रहा होगा डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव का पेयर, तो सर ये भी एक डाइपोल है। इसके अंदर दो डाइपोल्स हैं। ठीक है, तो डाइपोल के अंदर क्या हो गया बच्चों, प्लस माइनस चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ, और ये ओवरऑल बच्चों एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए, पोल काफी है सर, यहाँ पे तो चार चार पोल्स हैं। ठीक है, चार पोल्स है मतलब पेयर बन रहे हैं, हम पेयर के अंदर गिनते हैं कि डेल प्लस माइनस का एक पेयर है, पेयर वन, और दूसरा है, तो सर चार पोल्स। ठीक है, तो बच्चों H2O जो है ना एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल होने का मतलब सिंपल है, उसके अंदर डेल माइनस डेल प्लस एग्जिस्ट कर रहे होंगे। वो किसकी वजह से कर रहे होंगे सर, डाइपोल बन गए होंगे इसलिए कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको इतना समझ आएगा ना कि इसके अंदर प्लस और माइनस चार्जेस प्रेजेंट हैं और इस क्लोरीन के आयन के ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो आप कहोगे सर जो हाइड्रोजन के एटम है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। सर वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर से हाइड्रोजन वाले इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। हाँ बच्चों इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे ऐसे ऐसे करके, ये हो गया, ये हो गया H H, और ये वाला ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, ये बच्चों इसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा, डेल नेगेटिव दूर रहेगा क्योंकि क्लोरीन से माइनस तो दूर भागे ना क्लोरीन आयन से। तो ठीक है, जो इसकी तरफ बच्चों जिस इस मॉलिक्यूल के अंदर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज था वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, अट्रैक्ट हुए होंगे तो सर उनके ऊपर कोई फोर्स लगी होगी। हाँ बच्चों फोर्स लगी। अब इस फोर्स का नाम लिखेंगे हम बच्चों। तो ये फोर्स बच्चों किसके बीच में लगी, सर क्लोरीन आयन के बीच में, तो उसका टाइप क्या हो गया सर आयन। और सर दूसरे किस चीज के बीच में लगी सर H2O। H2O क्या होता है बच्चों, एक पोलर मॉलिक्यूल, उसके अंदर क्या होते हैं डाइपोल्स, तो जो दूसरा कैटेगरी हो गया वो हो गया बच्चों डाइपोल। इसके नीचे आप इंटरेक्शन लिखो बस, ये हमारी दूसरी फोर्स का नाम हो गया। बच्चों हमने क्या किया है, हमने पानी के अंदर NaCl डाला है, NaCl जो है ब्रेक हो जाता है, क्लोरीन आयन के अंदर हमने देख लिया है कि सर उसके पास H पॉजिटिव आ जाएंगे। वाटर के अंदर ना सर H पॉजिटिव और O डेल नेगेटिव के जो है पोल्स बने हुए होंगे, तो जो पॉजिटिव वाली साइड है वो क्लोरीन माइनस की तरफ खिंच जाएगी। सर जब ये खींचेंगे तो इसके अंदर कोई फोर्स लग रही होगी, सर उस फोर्स का नाम कैसे लिखेंगे, उसका नाम बच्चों लिखेंगे उन दोनों चीजों के नाम लिख के जिनके बीच में फोर्स लग रही है। वो फोर्स लग रही है एक आयन और एक डाइपोल के बीच में, तो वो आईडी इंटरेक्शन हो गया बच्चों। ठीक है, अब बताइए बच्चों कि आपको आईडी इंटरेक्शन समझ में आ गया, डाइपोल जैसा ही है। डाइपोल के अंदर प्लस माइनस बन रहे थे, यहाँ पे भी प्लस माइनस, हमने क्या किया प्लस माइनस का अट्रैक्शन देखा है। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया मैं फिर से बता दूंगा, एक बार बता दीजिए जिनको आ गया। ठीक।
एक बार मैं बहुत जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या लिखा है। मैंने बच्चों एग्जाम्पल लिया है क्लोरीन आयन का। ये क्लोरीन आयन कहाँ से आया है, NaCl प्लस H2O जो मैंने एक क्लास में लिया था बच्चों, उसके अंदर से मैंने, अब जो ये NaCl होता है, NaCl ब्रेक कर जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। बच्चों मैंने इस Cl माइनस का आयन उठाया, फिर मैंने कहा कि H2O जो होता है उसके अंदर पोल एग्जिस्ट करते हैं। पोल क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट हुए होंगे ऑक्सीजन की तरफ। जिसकी तरफ शिफ्ट होते हैं उसके ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, दूसरे हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा? जी सर होगा। तो अट्रैक्ट होगा तो इसकी वजह से ये कुछ ऐसे ही ओरिएंटेशन में आ जाएगा। ये H प्लस H के ऊपर L पॉजिटिव, ये इसकी तरफ आ जाएगा और ये इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को खींचेंगे बच्चों। ये खींचेंगे तो इसका क्या मतलब है? अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन का ही नाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी है उसके लिए बच्चे हम लिखेंगे जिन दो लोगों के बीच में फोर्स लग रही है, आयन और डाइपोल। H2 भी एक डाइपोल है क्योंकि उसके अंदर दो डाइपोल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो इसका नाम बच्चों मैंने लिख दिया है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इसका नाम हो गया आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ऐसे ही ना Na पॉजिटिव है तो उसकी तरफ क्या सेट होके आ जाएंगे? ऑक्सीजन। कुछ वाटर के मॉलिक्यूल क्लोरीन के पास चले जाएंगे, कुछ चले जाएंगे सोडियम के पास। ये क्या है? ये प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये भी क्या है सर? सोडियम का आयन और वाटर का डाइपोल, तो ये भी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। बच्चों मैं मान के चल रहा हूँ अब आपको समझ में आ गया है कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। अगर किसी को डाउट होगा तो क्लास के एंड में हम एक बार डिस्कशन कर लें, क्लास के एंड में। ठीक है, जिन बच्चों को समझ आ गया वो लीव कर जाएंगे, उसके बाद मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा जो चीजें बच गई। उसके बाद बच्चों इंड्यूस्ड डाइपोल की मैं बात करने वाला हूँ, ये बहुत जरूरी चीज है। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड का मतलब होता है बच्चों नॉट नेचुरली, नॉट नेचुरली और फोर्स्ड। बच्चों ये समझाने के लिए मैं आपको फिर से Cl क्लोरीन जो है उसका एक आयन ले रहा हूँ। एक क्लोरीन का आयन बच्चों ना, एक चीज मैंने आपको बताया जिसमें पोल होंगे वो तो पोलर होता है। मैं एक I2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ बच्चों, I2। बच्चों जैसे ही मैंने पहले HCl लिखा था, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जिक्र किया था। किस किस की? हाइड्रोजन की और क्लोरीन की। जी क्लोरीन की ज्यादा होती है। हमने क्या देखा कि मेरे पास जो मॉलिक्यूल है उसके दोनों एटम्स तोड़े, बॉन्ड के अंदर जो दो एटम्स है वो तोड़े और देखा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यहाँ भी आपने वही किया, जैसे वहां पे H और Cl के बीच किया था, यहाँ पे आपने I और I के बीच में ऐसे लिख दिया कि सर इसके अंदर से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो हमको पता है कोई एक एटम होता है, वो सेम एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग नहीं होती, उसकी तो सेम होती है सर। तो सर दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो बच्चों इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इक्वली शेयर्ड रहेंगे, किसी की तरफ नहीं खींचेंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। कोई किसी से दूसरा पावरफुल तो है ही नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म्स में, तो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो सर इसके अंदर तो फिर कोई पोल नहीं बनेगा, क्योंकि पोल बनता है जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, जिसकी तरफ शिफ्ट होता है उस पर नेगेटिव, जिससे दूर जाता है उस पर पॉजिटिव। तो हाँ बच्चों इसके अंदर ना कोई पोल नहीं बनेगा और ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये तो सर नॉन पोलर हो गया। अब बच्चों एक बात है, ये नॉन पोलर ना तब है जब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं था, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का डिफरेंस नहीं था, और इसके आसपास भी कोई ऐसा नहीं था जो इससे छेड़छाड़ कर सके। एक्चुअली इस ग्लास में, इस ग्लास बीकर में मैंने कंप्लीटली I2 ले रखा है। अब मैंने कहा कि अगर इस बीकर के अंदर मैं I2 के अंदर एक Cl और मिला दूं, Cl माइनस, तो क्या होगा बच्चों? इस वाले मॉलिक्यूल के पास Cl माइनस आ गया। अब क्या करेगा बच्चों? इसके पास दो इक्वल इलेक्ट्रॉन्स थे, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस तरफ पुश करेगा, राइट की तरफ। जब बच्चों ये पुश कर देगा ना तो ऐसा दिखेगा, ये Cl माइनस और I का जो इलेक्ट्रॉन था इधर से उधर इलेक्ट्रॉन गया, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। तो इस वाली साइड पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब बच्चों क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन। बच्चों जो ये ऐसा हुआ नहीं कि शिफ्ट हो गए जो इलेक्ट्रॉन्स, ये शिफ्ट होने के ऊपर अभी एक डाइपोल बन चुका है। आपको दिख रहा है पोल्स है, दो पोल्स हैं, डाइपोल। बच्चों ये हो गया एक डाइपोल। लेकिन क्या बच्चों ये नेचुरल डाइपोल था? नहीं सर, नेचुरल तो नहीं था, पहले नहीं था, इसके पास Cl आया तो इसने इसको डाइपोल बना दिया। ठीक है, तो बच्चों ये फोर्स्ड डाइपोल है, इसका नाम होता है इंड्यूस्ड डाइपोल।
जल्दी से बच्चों बताएंगे, क्लास हमें रैप करनी है कि इंड्यूस डाइपोल समझ में आ गया कैसे बनता है। नेचुरली तो सर नॉन पोलर होता है और फिर इंड्यूस डाइपोल बन जाता है। ठीक है, तो आपको इंड्यूस डाइपोल समझ में आ गया बच्चों। अब जब इंड्यूस डाइपोल बन गया तो मैंने आपको इस वाले एरो से ये भी बता दिया कि सर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इस अट्रैक्शन को भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल सकते हैं, यही तो है जो एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बच्चों, इसका नाम लिखना है मेरे को। तो नाम लिखने के लिए कोई मुझे बताएगा ये किन दो लोगों के बीच में लग रही है, और अगर लग रही है तो आप आयन को आई से लिखेंगे, डाइपोल को हम डी से लिख रहे होते हैं, और इंड्यूस डाइपोल को आई डी से। बच्चों इस फोर्स का नाम बता दो आप जल्दी से चैट बॉक्स में। ये जो फोर्स लग रही है सर इन दो लोगों के बीच में लग रही है, एक का नाम ये है क्लोरीन, एक आयन है सर, और दूसरा जो है सर वो हमारा इंड्यूस डाइपोल है। सर इस फोर्स का ये नाम हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में लिख के। आईआईडी, एक बच्चे ने लिखा आईआईडी। ठीक है, आईआईडी बिल्कुल बच्चों को समझ आ गया, ये आईआईडी है, यानी कि सर आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बच्चों इस वाली फोर्स का नाम हो जाता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये बच्चों हमारी तीसरी फोर्स समझ में आ गई है हमारे की आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ बच्चों सबको क्लियर हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं आगे चल रहा हूँ, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। हम फोर्थ और फिफ्थ फोर्स पढ़नी है, अगर कोई डाउट बचा होगा तो हम लास्ट में क्लियर कर लेंगे क्लास एंड होने के बाद। बच्चों डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, अब देखो मैंने बच्चों क्या कहा था कि मेरा जो I2 का मॉलिक्यूल था ये अपने मस्त गगन में घूम रहा था नॉन पोलर होके, क्योंकि इसके आसपास सब लोग नॉन पोलर थे, कोई ऐसा चार्ज प्रेजेंट नहीं था जो इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़छाड़ करे। फिर बच्चों में I2 के पास ना एक क्लोरीन लेके आया था, जो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे और एक क्लोरीन था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसने इस इलेक्ट्रॉन को ना धक्का मार के इस तरफ शिफ्ट कर दिया था और कुछ ऐसा बना दिया था बच्चों, ऐसा। ठीक है, इस वजह से सर इसके ऊपर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव आ गया था। अब बच्चों मैंने कहा कि जरूरी थोड़ी मैं पूरा आयन लेके आऊं, मैं अगर डाइपोल लेके आऊं HCl का, उसके ऊपर भी तो बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर वो इस I2 के पास आएगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूं एक I2 ले लिया, ठीक है, तो अगर वो इसके पास आएगा तो वो भी इसके इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा, ये वाला ऐसा इधर पुश कर देगा। ठीक है, अगर इधर पुश कर देगा तो बच्चों क्या सिचुएशन बन जाएगी, HCl आया, उसके डेल नेगेटिव ने आयोडीन के एक इलेक्ट्रॉन को पुश किया, जिसकी तरफ पुश हुआ बच्चों उसकी तरफ डेल नेगेटिव आ गया, जिसकी तरफ से दूर गया है उसके ऊपर बच्चों डेल पॉजिटिव आ गया। ये डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन बन गया, ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है बच्चों, ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बन गया है। अब बच्चों इसका नाम लिखना है, तो आप नाम लिखने में बताइए किन दो लोगों के बीच में लगा है। एक डाइपोल है HCl का, और दूसरा क्या है बच्चों, इसके अंदर भी क्या हुआ है, I2 जो था वो नेचुरल डाइपोल थोड़ी था, वो इंड्यूस डाइपोल है। तो बच्चों आपने किसी ने लिखा है DID, तो एक D था और दूसरा एक ID था, तो इस फोर्स का नाम हो जाएगा बच्चों DID इंटरेक्शन। DID मतलब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है बच्चों, समझ आ गया, ये बता दीजिए जल्दी से। डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल अगर समझ आ गए तो फिर ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं है, फिर प्लस माइनस का देखना कि सर कहाँ प्लस माइनस बन रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो अट्रैक्शन मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और हो गया सर हमारा फोर्स का। ठीक है बच्चों, तो ये हमें समझ आ गया। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, स्लाइड्स के अंदर बच्चों वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको पढ़ के बताई है। एक एग्जांपल मैंने अलग लिया है, जब मैंने इंड्यूस डाइपोल बनाया तो NO3 माइनस की जगह मैंने Cl माइनस ले लिया, सिंपल सिंपल, ताकि NO3 से आप कंफ्यूज ना हो, बड़ा मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर वगैरह ये सब। मैंने सिंपल एक क्लोरीन का एटम लेके उसका एक आयन बना लिया, क्लोरीन आयन, और उससे दिखा दिया। ठीक है, और बाकी स्लाइड्स के अंदर सेम है। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, मोमेंट्री डाइपोल। मोमेंट्री डाइपोल बच्चों मैंने एक एटम लिया नियोन का, ये नियोन के एटम को मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर की तरफ एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बच्चों चारों तरफ ना इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, घूम सकते क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, एक सर्कुलर होगा। तो बच्चों जहां पे भी ना इलेक्ट्रॉन हो सकता है वहां पे मैंने एक एक डॉट लगा दिया, किसी भी टाइम पे जहां जहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है वहां पे मैंने एक डॉट लगा दिया। बच्चों इन डॉट से जो ये सर्कल बना है ना, इसका नाम इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड उन सब डॉट से बना होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। बच्चों मैंने ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाए ना सर्कुलर है, यानी कि यूनिफॉर्म है, तो ये अगर यूनिफॉर्म होगा ना तो इसके अंदर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा तो यहाँ पे भी रहा होगा सर,
तो फिर जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है उतना ही नेगेटिव यहाँ पे है, तो इसका मतलब सर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज है। मैंने कहा बच्चों कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना इधर आ गया, इसके यहाँ वाला होगा वो थोड़ा सा यहाँ आ गया, तो बच्चों यहाँ एक डॉट लूंगा, यहाँ लूंगा तो वो थोड़ा सा इधर उधर से घूम के आया होगा, तो यहाँ भी एक डॉट्स बनेंगे। बच्चों जब ये वाले डॉट्स इस तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जो यहाँ की पोजीशन के थे यहाँ वाली पोजीशन की इधर शिफ्ट हो गए, तो बच्चों एक क्लाउड ना कुछ ऐसा बनेगा आपकी बात, ऐसा, ठीक है। और जब ये ऐसा बनेगा तो यहाँ पे न्यूक्लियस है बच्चों। अब बच्चों मैंने ये कहा है कि यहाँ पे तो जो है ना इलेक्ट्रॉन्स आए इसलिए डॉट्स यहाँ पे आए, अब जहाँ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बच्चों वहां क्या हो जाएगा, वहां पे बच्चों एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, कैसा, डेल नेगेटिव, क्योंकि इस एटम से बाहर नहीं गए, थोड़े से दूर गए। इलेक्ट्रॉन बच्चों बहुत थोड़ी देर के लिए ना इधर उधर जा सकते हैं न्यूक्लियस से अपने फिक्स पाथ से, ठीक है। और जब वो उधर जाएगा तो वहां पे एक चार्ज डेवलप कर देगा डेल नेगेटिव। और बच्चों क्योंकि न्यूक्लियस से दूर गए हैं इलेक्ट्रॉन, तो इस पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। बच्चों ये जो चीज है ना इसका नाम है एमडी, मोमेंटरी डाइपोल। मोमेंटरी का मतलब है बच्चों बहुत थोड़ी मोमेंट के लिए बना, और ये डाइपोल बन गया। डाइपोल तब आपको अच्छे समझ आ गया, वो जहां डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव का आपको पेयर दिखेगा वहां डाइपोल बना हुआ है, तो सर ये मोमेंटरी डाइपोल बन गया। बच्चों क्या मोमेंटरी डाइपोल समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन के थोड़ी सी देर के लिए दूर जाने की वजह से न्यूक्लियस से मोमेंटरी डाइपोल बन जाता है। जल्दी से बताइएगा समझ आ गया तो। ठीक है, आपको बच्चों मोमेंटरी डाइपोल समझ आ गया, आप लोगों ने रिप्लाई किया ठीक है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस से थोड़ी सी देर के लिए दूर जाएगा, तो थोड़ी सी देर के लिए गया इसलिए उसको मोमेंटरी बोलते हैं। बच्चों जिस थोड़ी सी देर के लिए ना वो इलेक्ट्रॉन दूर गया, जब वो मोमेंटरी डाइपोल था, क्या उस नियोन के पास दूसरा नियोन भी रहा होगा? अगर ये वाला नियोन ऐसा बन गया, तो जो ये वाला नियोन है इसके भी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था और इसके साइड में ऐसे इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, क्या ये इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ धक्का नहीं मारेगा? और अगर धक्का मारेगा तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिर ऐसा हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? तो बच्चों इसके अंदर भी ना डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फाइनली जो इन दोनों नियोन का स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा। इधर जो ये है न्यूक्लियस इसका, ये इसका भी न्यूक्लियस। यहाँ पे बच्चों मैंने कहा था कि डेल नेगेटिव, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए थे तो बच्चों यहाँ पे डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव के अपोजिट तरफ बच्चों डेल पॉजिटिव, और इसके अंदर भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं तो इस तरफ क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। बच्चों क्या है कि कॉम्बिनेशन बन गया, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बन गया। क्या यहाँ पे एक फोर्स होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ जाएगी। बच्चों इसका नाम बता दो, ये किन दो लोगों के बीच में लगी है फोर्स, किन दो लोगों के बीच में ये फोर्स लगी है? दोनों डाइपोल है, लेकिन कैसे डाइपोल है, जैसे इंड्यूस टाइप का एक डाइपोल होता है ऐसे मोमेंटरी टाइप का होता है। ये एक बच्चे ने कहा है कि एनडी है सर, नहीं 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 दक्ष, ये इंड्यूस्ड नहीं है, ये बहुत थोड़ी देर के लिए बना है, इसको इंड्यूस करने के लिए कोई नहीं आया, ये अपने आप एक थोड़े से टाइम के इलेक्ट्रॉन दूर जाने की वजह से बना है, इसको कोई आउटर इलेक्ट्रॉन आके आयन आके किसी ने कुछ नहीं किया। तो बच्चे ये एमडी है, ये इंड्यूस डाइपोल नहीं है। तो बच्चे ये ना एमडी एमडी इंटरेक्शन। बच्चों अब तक हमने चार फोर्सेस पढ़ी, उनके अंदर हम ऐसे लिख देते थे और हमारा नाम पूरा हो जाता था। यहाँ पे हमारा एक और स्टेप होता है, इस वाले में मैं नीचे लिख रहा हूँ बच्चों, नीचे वाले स्लाइड में एमडी एमडी, जब आप कंक्लूजन पहुंच जाएंगे ना कि सर ये एमडी एमडी इंटरेक्शन है, तो फिर उसका नाम लिख देंगे लंदन फोर्सेस। जब एमडी एमडी इंटरेक्शन होगा तो उसका नाम फिर लंदन फोर्सेस हो जाएगा। आपके पेपर में कभी भी आपको ऑप्शन एमडी एमडी इंटरेक्शन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा लंदन फोर्सेस। तो आप अपना आंसर किस चीज पे निकालोगे लॉजिक लगा के, एमडी एमडी। जब एमडी एमडी दिखेगा तो फिर आप लंदन फोर्सेस, या फिर एक और नाम होता है बच्चों इसका डिस्पर्सन फोर्सेस। ये दो नाम होते हैं एमडी एमडी इंटरेक्शन के, क्या होते हैं सर, लंदन फोर्सेस और डिस्पर्सन फोर्सेस। ये नाम आप लिख देंगे, आपकी पांचवी फोर्स भी आपको समझ आ चुकी है। बच्चों थोड़ा सा ज्यादा हो गया आज क्लास में, लेकिन आपको बेसिक से समझाया बिल्कुल, तो आप पूरी की पूरी क्लास को क्रिएट कर सकते हो। थोड़े थोड़े बेसिक चीजों से कि प्लस माइनस क्रिएट होते हैं, किससे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पुशिंग से होते हैं, चार्ज बन जाते हैं। चार्ज कैसे बनेंगे, जब पुशिंग होगी, और अगर पुशिंग होगी जिस तरफ पुश हुआ है इलेक्ट्रॉन उस तरफ नेगेटिव, जिससे दूर गया है उस पर पॉजिटिव। जब सर चार्जेस डेवलप हो जाएंगे तो हम एक चीज और देखते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो फिर हम देखेंगे कहाँ अपोजिट चार्जेस का पेयर बन रहा है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जो अट्रैक्शन जिन लोगों के बीच में हो रहा है उनका नाम लिखेंगे, सर नाम लिखते हैं हमारी फोर्स का नाम आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक सब कुछ? बता दीजिए एक बार। पांच तरीके की फोर्सेस पांचों समझ आ गई हैं?
आयन डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, मोमेंटरी डाइपोल, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया। बच्चों अगर यहाँ पे समझ में आ गया ना, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो चीजें लिखी है बच्चों, जल्दी से मैं आपको ना इसका सीधा आंसर बताऊंगा। अगर टाइम होता क्लास में और बच गया होता तो मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता। बच्चों हमसे पूछा कि कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन दोनों मॉलिक्यूल्स में लगेगी। बच्चों जब भी आपके पास जो भी मॉलिक्यूल दे रखे हो ना, आप उनका स्ट्रक्चर बनाओ। मैंने H2O को बनाया, तो बच्चों कुछ ऐसा H2O बना। F2O के अंदर बच्चों आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, डेल नेगेटिव। और बच्चों हाइड्रोजन के ऊपर H पॉजिटिव आ रहा होगा। हमने पहले भी इस बारे में बात करी है, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बच्चों इस ग्लास में ना सिर्फ H2O है, तो इसके पास आप कहोगे सर इसके पास तो कोई और H2O होगा। हाँ जी, इसके पास ना एक और H2O है। वो H2O का नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के पास सर कैसे भी सेटल हो गया होगा, घूम घाम के। हाँ सर हो गया होगा। तो बच्चों ये वाला इंटरेक्शन क्या हो गया, इसका नाम बता दो। ये किन दो लोगों के बीच में लगा, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल कौन सा, एक डाइपोल है। किन दो लोगों के बीच में ये इंटरेक्शन हुआ है, किन दो लोगों के बीच में अट्रैक्शन हुआ है, जल्दी से इसका नाम लिख दीजिए आप। डी डी इंटरेक्शन एक बच्चे ने कह दिया, मैं मान के चल रहा हूँ सबको आ गया होगा। डीपी डीपी नहीं, डी हाँ डीपी बोल लीजिए, डाइपोल को डीपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डी डी सबने बोल दिया। बच्चों मैं HCl के अंदर भी यही लिख रहा हूँ। HCl के अंदर भी दो डाइपोल्स आएंगे, आपस में एडजस्ट होएंगे, सेम चीज, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, दो लोग क्या है, एक डाइपोल है सर, दूसरा भी डाइपोल है, ये हो गया सर डी डी इंटरेक्शन। बच्चों के HCl भी समझ आ गए, डी डी है। यस, तो बच्चों हमारे दोनों फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हो गया डी डी, सेकंड का हो गया डी डी। लेकिन सर यहाँ पे तो H बॉन्डिंग लिखा है, ये क्या होता है। बच्चों जब हमारे पास ये कॉम्बिनेशन होते हैं ना, जब H2O है तो हमारे अंदर क्या कॉम्बिनेशन बना है, H और O का। तो बच्चों हम इन दोनों की ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखते हैं और फिर उसका डिफरेंस लिखते हैं, यानी कि डेल है। डेल एन की एक वैल्यू होती है बच्चों, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा है, वो वैल्यू मुझे याद नहीं है, यानी कि अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो बच्चों वहां पे जो डी डी इंटरेक्शन हो रहा होता है ना, उसका नाम बच्चों H बॉन्डिंग हो जाता है। तो जब बच्चों ऑक्सीजन और H के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, दक्ष ने हमें बताया है कि भाई 1.8 होता है। ठीक है, सर को याद नहीं था, दक्ष ने बताया। तो बच्चों जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो 1.8 से ज्यादा होता है। और जब इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बीच में डी डी इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है, तब बच्चों उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देते हैं। और बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो वैल्यू होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड, वो इस चीज से डिटरमाइन होता है बच्चों कि चार्ज कितना ज्यादा डेवलप हुआ है। और चार्ज उतना ही ज्यादा डेवलप होता है जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। तो बच्चों अगर कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा डेवलप हुआ होगा। और अगर वहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा डेवलप हुआ होगा, तो वहाँ पे फोर्स भी बहुत ज्यादा डेवलप हुई होगी। जितनी ज्यादा फोर्स, उतना ज्यादा हमारा इंटरेक्शन, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, उतनी ज्यादा बॉन्ड, उतना तगड़ा बॉन्ड होगा वो। इसलिए H बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। H बॉन्डिंग क्या है सर, H बॉन्डिंग एक डी डी इंटरेक्शन ही है। लेकिन सर क्योंकि H बॉन्डिंग के अंदर हमने ना एक क्राइटेरिया लगा दिया, डेल EN मोर देन 1.8 का, तो सर ये बात एक चीज इंश्योर कर लेती है कि सर जो डेल प्लस और डेल माइनस होंगे ना, वो लार्ज होंगे। और सर जब लार्ज हमारा चार्ज का डिफरेंस होता है तो अट्रैक्शन अच्छा हो जाता है। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आया, हमने डी डी लिखा और डी डी के अंदर हमने देखा ये H2O तो है, परफेक्ट H बॉन्डिंग का एग्जांपल है, तो फिर हमने H बॉन्डिंग लिख दिया। आपको पेपर के अंदर अगर कहीं पे H बॉन्डिंग ना लिखा मिले ना, H2O के अंदर कौन सा है, और डाइपोल डाइपोल लिखा मिले, तो वो आंसर सही होगा। कहीं पे आपको डाइपोल डाइपोल और H बॉन्डिंग दोनों लिखा मिलेगा, फिर आप H बॉन्डिंग लिख देंगे। HCl के अंदर बच्चों डेल EN 1.8 से लेस हो जाएगा, तो उसके अंदर फिर हमारे पे सिर्फ डाइपोल डाइपोल का आंसर बच जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर इसलिए H बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल फोर्सेज है। आपको अब तक सब कुछ समझ आया है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स पे बता दीजिए कि सर आज की क्लास में चीजें समझ आ गई हैं। जिसको नहीं आई है वो भी बता दे कि मुझे सर ये चीज समझ नहीं आई, ये दोबारा बता दीजिए। ठीक है, मुझे यस का ये रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों, तो मैं मान रहा हूँ सबको समझ आ गया। जिनको समझ आ गया बच्चों क्लास लीव कर दीजिए आप लोग, और जिनको अगर नहीं समझ आया, थोड़ा सा सोच रहे हैं या टाइप कर रहे हैं, वो रुक सकते हैं। और मैं एक एक डेढ़ मिनट और वेट करूंगा, अगर कोई डाउट आता है ठीक है, वरना मैं मानूंगा कि भाई सबको समझ आ गया।
किसी को भी कोई भी अदर डाउट भी हो मिसलेनियस केमिस्ट्री में, पीछे के चैप्टर से आगे का नहीं बताऊंगा, आगे के मैंने भी नहीं पढ़ रखे, पीछे के चैप्टर्स में से कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, वो भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, आप सबका रिस्पॉन्स यस ही आया है, तो मैं मीटिंग सबके लिए एंड कर रहा हूँ, और आज की क्लास अच्छी रही, थैंक यू वेरी मच, ओके, गुड बाय।